नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज 5 सितंबर को, जो कि विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे है, इस दिन हम हमारे एक मरीज से चर्चा करने वाले हैं और उनके अनुभव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मैं और मेरे साथी डॉक्टर्स, कुछ हम जो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर एम्स रायबरेली में है, हम हमारे एक मरीज जो हमारे साथ पिछले 2 सालों से जिनका पुनर्वास जुड़ा हुआ है, उनसे हम आज कुछ बातें करेंगे, उनके अनुभव के बारे में जानेंगे, ताकि जो नए मरीज है जिनको ये दिक्कत से जूझना पड़ रहा है, उन्हें उनके अनुभव के द्वारा कुछ सीखने मिले और कुछ गलतियों के बारे में पता चले जो वो ना करे, और कुछ आगे के अपनी आगे की जिंदगी की तरफ किस नजरिए से देखना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले। नमस्कार सर। क्या आप मुझे उस दिन के बारे में बता सकते हैं जिस दिन चोट हुई थी, जिस दिन आप गिरे थे, उस दिन क्या हुआ था? और आपको क्या याद है कि चोट लगने के बाद के पहले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ था? सर मैं 30 अगस्त को अपने घर में खाना खाने के बाद छत पे लेटा था। लाइट ना आने के कारण मैं छत के ऊपर लेटा हुआ था। मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। उसके दौरान रात को लगभग 11-12 बजे के लगभग मैं नींद में ही पेशाब करने के लिए उठा। मेरे छत पे बाउंड्री ना होने के कारण मैं छत से मेरा एक पैर आगे पीछे होने के कारण से मैं छत से सीधा गिर गया। और गिरने के बाद फिर उसके बाद मतलब गिरने के कारण से मुझे उसके बाद कुछ भी पता नहीं लगा कि मेरे को हुआ क्या। फिर मैंने आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद दो चार लोग मुझे आए, उठाए। उठाने के बाद मुझे वो हॉस्पिटल ले गए। आपकी जो पुनर्वास की स्टोरी है, हमारे साथ जो कहानी रही है, वो नॉर्मल एकदम सीधी सीधी नहीं है। आपके चोट लगने के बाद आपको कुछ दिक्कतें हुई जिसके कारण आपका ऑपरेशन जल्दी नहीं हो पाया, और आपका ऑपरेशन आगे चल के हुआ, और उसके बाद भी आपका पुनर्वास हमारे पास होते रहा है। तो आपकी ये जो पुनर्वास हम्म। की जो प्रक्रिया होती है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, आपके शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारे अलग अलग सिस्टम से हम डील करते हैं। पेशाब लैट्रिन की दिक्कतें होती है, घाव बनने की दिक्कतें होती है, कमजोरी, हाथ पैरों में सुनपन आना, दर्द होना, ये सारी चीजों से जूझते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या रहा है इस पूरे पुनर्वास के दौरान। सर मेरे लिए पुनर्वास का पूरा नया था। मुझे कुछ चीजें उम्मीद नहीं थी, कुछ चीजें उम्मीद थी। वो बिल्कुल ही अलग ही चलता गया है, कोई एक जैसा नहीं चलता गया है। कि मैंने सोचा कि मैं गिरने के बाद ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन के बैक सोयर हो गया। बैक सोयर के बाद मैं आपके हॉस्पिटल आपके वार्ड में मैं भर्ती हुआ। उसको होते होते सही होते होते 1 साल अब वो हो गया। 1 साल बाद जब मेरा ऑपरेशन भी हुआ, साल हो गया अभी चलने में। ना वो चीजें मिल पाई या वो हुआ है तो काफी चीजें अलग रहती रही। काफी उस मतलब जैसी ऊपर नहीं हुई। नीचे। हाँ, काफी ऊपर नीचे चीजें होती रही है और बहुत एकदम ज्यादा सीधे सीधे से आपका नहीं हो पाया है। ठीक है, आपको ऐसा कोई नहीं एक हो पाया। मोमेंट, आपको अपने इस पूरे पुनर्वास के प्रक्रिया में ऐसा कोई एक मोमेंट या एक कोई पल याद है जब आपको लगा था कि आप पहले एकदम ही हिम्मत हार चुके थे और आपको अचानक से लगा कि नहीं, मुझ में अभी भी ताकत है और मैं और बेहतर हो सकता हूँ, और बेहतर अपने आप को पुश कर सकता हूँ अपने आप को? ऐसा कोई एक आपको पल याद है, या किस तरह से रहा है ये? हाँ, और अच्छी तरह याद है कि मेरे आपके वार्ड में भर्ती होने के 3 मंथ बाद, लगभग लगभग 3 महीने बाद, जब सबसे पहली बार मेरा पैर हल्का सा मूवमेंट हुआ था। हल्का सा मूवमेंट हुआ था कि मेरा पैर हल्का सा उठा था अपने आप। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं अपने आप को चला पाऊंगा। मतलब आपको एकदम मैं से चल नई, आपको एक नई उम्मीद जागी कि आप आगे और बेहतर हो पाएंगे, और आप चल भी हो पाएंगे और सकता आप इम्प्रूव होते जाएंगे। और है, इम्प्रूव होते जाऊंगा। उससे 3 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी हिल ही नहीं पाऊंगा। जी, तो आपके इस पूरे जर्नी में आपका जो भी ये सफर रहा है अब तक का, इस सब में आपका पुनर्वास की प्रक्रिया में आपसे जिन जिन डॉक्टरों से, थेरेपिस्ट से, उसके अलावा नर्सेस जो होती है, और बाकी इस पूरे टीम में जो जो अलग अलग लोग होते हैं, इन सब का आपके इस पुनर्वास के प्रोसेस में, प्रक्रिया में क्या रोल रहा है? जब मेरी उम्मीद टूटती तो डॉक्टर्स और नर्सों की उम्मीदों से के कारण से मैं आगे चला। नहीं तो उम्मीद तो टूट ही जाती आदमी 1 साल पे लेटा रहेगा, उसकी उम्मीद तो टूट ही जाती है।
एक महीने में लेटने में उम्मीद टूट जाती है, तो उम्मीद टूटने लग जाती है। लेकिन आप सबकी मदद से धीमे धीमे उम्मीद बढ़ते 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 उम्मीद बढ़ती गई, जिसके कारण से मैं थोड़ा बहुत आज मैं इतना प्रोग्रेस कर पाया हूँ। जब आपको चोट लगी थी, क्या आपको पता था कि बेड सोर्स क्या होते हैं और ये कैसे बन जाता है? जब मेरे को चोट लगी थी और मेरा बैक स्योर हुआ था, इसके बारे में मेरे को पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। और कब पता चला कि बेड सोर्स की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है? ये मेरे को खोने के बाद ही मुझे पता लगा कि इससे इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है कि आदमी के ऑपरेशंस नहीं हो सकते, और कई चीजें आती है कि बैक बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। मैम, जब मेरे को फ्रैक्चर हुआ था, उसके कारण से मेरा एक साल तक ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसके दौरान मुझे कई बार बुखार आना, शरीर में दर्द होना, काफी तरह की बीमारियां उस बैक सौर की वजह से मेरे को बढ़ती गई, जिससे मुझे काफी तकलीफें बढ़ती गई। इसका जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो उसमें कई चीजें जो मैं अभी नहीं देखी थी, वैसे वैसे ट्रीटमेंट से कारण से ये बैक्टीरिया जब तक भरा नहीं, वो ट्रीटमेंट किए गए। तो आपके घावों की इलाज कैसे हुई थी यहाँ पर? मैम, सबसे पहले तो घाव की मेरी क्या बोलते हैं, घाव जख्म को साफ करके सूखी पट्टियां की गई। ठीक है। उसके बाद एक मशीन लगाई गई। वैक मशीन लगाने के बाद काफी दो तीन बार वैक मशीन लगाई गई। तीन बार वैक मशीन के बाद फिर मेरे को मेरे ही ब्लड द्वारा क्या बोलते हैं, दवाई बनाई गई। उस दवाई को मेरे अंदर दोबारा डाला गया, जख्म पे डाला गया। उसके द्वारा से ये सारी ट्रीटमेंट मेरी चली है। जिस इलाज के बारे में ये बता रहे हैं, इसको ऑटोलॉगस प्लेटलेट रिच फिब्रिन बोलते हैं। जहाँ मरीज के खून से ही एक दवा बनती है जिसमें प्लेटलेट की अमाउंट ज्यादा होती है, और वो घाव को भरने में तेजी से मदद करती है। घाव ठीक होने से आपके पुनर्वास की प्रगति में क्या अंतर हुआ था? सर, मैम, जब ये घाव भरा तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीआरएफ के द्वारा जो मेरा घाव भरा है, उसके बाद मेरा सबसे पहले तो ऑपरेशन संभव हुआ, जो हम्म। एक साल तक टला था। घाव भर गया तो उसके ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से मेरे अंदर धीमे धीमे बदलाव आने शुरू हुए, जिससे मैं काफी चलना बैठना, लैट्रिन बाथरूम, काफी आराम आना शुरू हुआ है। आप किसी दूसरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को क्या सलाह दोगे कि जिससे घाव ऐसे घाव ना बने? सबसे पहले कि पेशेंट्स को अगर जैसे ही जो बैक मतलब ये स्पाइनल कोर्ड के पेशेंट्स हैं, उनको कहीं भी हल्का फुल्का लाल या कोई चीज जख्म जैसा दिखे, तो सबसे पहले डॉक्टर्स को दिखाएं कि इसकी शुरुआत में ही इलाज हो जाए। अगर ये गहरा हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है। और उस आप टाइम से बचने और दिक्कतों से बचने के लिए वो जल्द से जल्द पहले डॉक्टर को दिखाएं और उसी के हिसाब से अपना इलाज कराएं। और आप अपनी तरफ से कैसे प्रिवेंट करोगे, मतलब करवट लेना, और फिर घाव को कैसे चेक करेंगे? मैम, किसी भी पेशेंट्स को एक तरफ नहीं लेटना है, चाहे वो किसी भी तरफ करवट करे। उसको हर एक आधे एक घंटे बाद हर करवट करवट बदलती रहना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए कि वो एक घंटे से ज्यादा एक तरफ ना लेटे। हम्म। एक तरफ लेटने से ये बीमारी बड़ी आसानी से आ जाती है। चलिए हम अगले पड़ाव पे ये श्रृंखला चलते हैं, अपने जो प्रश्नों का श्रृंखला है। तो इसमें ये है कि आपके जो ये भी आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, इसमें आपको सबसे इतने 2 साल की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बुरा समय क्या रहा था? आपको सबसे ज्यादा लो लगा होगा, ये सबसे मुश्किल समय क्या रहा था? और आपको कैसे हिम्मत मिली इन सब बुरे समय से बाहर निकलने की? इसके बारे में आपको बताना है। नमस्कार सर। मेरा सर 2 साल में सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं बिस्तरे में लेट पड़ती थी। वो मेरे को सबसे ज्यादा अजीब और भद्दा लगता था। लेकिन धीमे 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 मेरे को उसमें कहते हैं, जब पता लगना शुरू हुआ, पता लगने के बाद में अपने आप प्रेशर से मेरा उतरने लगा, तो मुझे काफी राहत मिलनी शुरू हुई है। आपको ये 2 साल जो इंजरी हुई, जो आपको चोट लगी, इसमें आपको कभी ऐसा दौर वक्त आया जैसे लगा कि अब बस
हिम्मत छोड़ दी है मैंने कि अब मुझसे तो होगा नहीं, या ना ठीक हो पा रहा हूँ, फिर भी लेकिन कुछ समय तो ऐसा आया होगा कि फिर एक अंदर से हिम्मत आई होगी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, फिर से करना है। ऐसा कभी हुआ ऐसे? सर कई बार ऐसे मतलब शुरुआत के वक्त में ऐसा ही लगा था कि हिम्मत छूट गई थी। एक बार तो ऐसी हिम्मत हो गई थी कि जिंदगी में मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इस पुणे ये पीएमआर में जब मैं आया रहा, कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी हिम्मत बढ़ाने की वजह से थोड़ा थोड़ा फिर मेरे अंदर हौसला आया। लेकिन डॉक्टर्स की सलाह से, उनके बताने के तरीके से पीएमआर में काफी वो हुआ कि अपने आप उठने का मन कहा, और उन्होंने उनकी कोशिश कामयाब हुई, पाया और फिर काफी सुधार आया। तो ये जो आपको जैसे गिरने से पहले या चोट लगने से पहले का जो था आपकी जिंदगी में बदलाव, और चोट लगने के बाद कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ मेरी पहचान अब बदल गई है, पहले कुछ और था अब कुछ आता? सर चोट लगने से पहले की अलग पहचान थी, अलग लाइफ स्टाइल था, अलग जिंदगी थी। और चोट लगने के बाद की अलग लाइफ स्टाइल हो जाती है, अलग जिंदगी हो जाती है। तो ये मैंने कई चीजें सोची नहीं थी कि मैं ये काम भी कर सकता था। वो काम मैं अब कर लेता हूँ। जैसे पहले लाइफ में स्टाइल था कि मैं कोई भी चीज हाथ से मतलब टांगों का यूज करके ही, हाथों के मतलब सिंगल हाथ से ही नहीं कर पाता था कि टांगों के बिना मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब टांग ना भी काम करने पे मेरे हाथों से मैं वो काम कर पाता हूँ जो पहले नहीं कर पाता था। काफी हाथों में मजबूती ज्यादा आ गई है। तो आपको ये जो इन बुरे समय, जैसे ये 2 साल का समय है, इसमें बुरा समय तो आया ही होगा, तो लेकिन इस बुरे समय में आपको क्या एक ऐसी चीज थी जो आपको एकदम अंदर से सुदृढ़ बना के रखती थी कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है? कोई ऐसा पहलू आता होगा समय कि जो आपको हमेशा पुश करता होगा, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता होगा? ऐसा कौन सा समय आया? सर ऐसे तो कई समय आए। कुछ हिम्मत टूटने के बाद डॉक्टर्स ने आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करी कि आप परेशान ना होइए, आप अपने आप को तोड़िए मत, धीमे धीमे। पीएमआर में मुझे डॉक्टर्स ने मदद करी कि आप हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ही हार जाएंगे तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी हिम्मत देना, उनके समझाने के तरीकों से पीएमआर में फिर मैं थोड़ा सा बढ़ पाया। ऊपर से बच्चों का भविष्य, उसी सबसे पहला सवाल यही होता था कि अब आप आगे अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे। तो उस सवाल का जवाब डॉक्टर्स ने कुछ मेरे को समझाया कि नहीं, अंदर से अगर उन्होंने कहा कि विश्वास बना के रखेंगे तो आप बना पाएंगे। और वही हुआ कि अगर मैंने अंदर से उनके सबके सोच के कारण से मैंने अपने आप में विश्वास बनाया तो मैं आगे बढ़ पाया, नहीं तो मेरा बढ़ना बहुत मुश्किल होता। इसमें मैं डॉक्टर्स और अपनी फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने धीमे धीमे मेरे एक साथ बिस्तर पे लेटने के दौरान भी उन्होंने हिम्मत मेरी बढ़वाते रहे। नहीं तो अगर पेशेंट कोई एक साल लेटा रहता है तो उसका अंदर से आत्मविश्वास खो जाता है। तो उसके लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए फैमिली और डॉक्टर्स की अगर दोनों की मिले तो वो आगे बढ़ सकता है। और वही मेरे साथ हुआ कि मुझे पीएमआर में डॉक्टर्स ने मदद दी, और उधर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने काफी मेरे को मदद दी, जिससे मैं आगे बढ़ पाया। अगर आपको नए जो रोगी होंगे, जो इस तरह की समस्या के, जो रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रसित आपको लोग मिलेंगे, तो आप उनको एक क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि जो वो आगे मरीजों के लिए कारगर हो? सर मैं उनसे सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि अपना आत्मविश्वास ना खोएं। आत्मविश्वास बढ़ावे से ही आप ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा इसका डॉक्टर्स की सलाह और आत्मविश्वास में ही आपकी जीत है, नहीं तो इसमें इसमें कोई भी जीत नहीं हो सकती। आपको कब पहले एहसास हुआ कि चोट के बाद पेशाब और लैट्रिन की जो दिक्कत है आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी? मैं वो गिरने के तुरंत ही बात ही, जब मेरे को बैक स्योर हुआ उसी वक्त ही, मतलब गिरने के बाद से ही मेरे को लैट्रिन और बाथरूम की सबसे बड़ी समस्या दिखी। जो खड़े होने से भी ज्यादा मुझे समस्या ये लैट्रिन और बाथरूम की दिखी कि मेरे को गिरते ही मेरे पाइप लग जाना, पाइप लगने के बाद लैट्रिन का पता ना लगना, ये बहुत बड़ी समस्या होना शुरू हो गई। तो फोलीज कैथेटर निकलने के बाद आपने सीआईसी करना सीखा था। सीआईसी मतलब क्लीन इंटरमिटेड कैथेटराइजेशन, वो पेशाब करने का तरीका सीखा था।
तो वो क्या होता है और सब मरीजों के लिए आप बताइए। मैम, उससे नुकसान तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन उससे फायदे बहुत होते हैं। जैसे हमारे में जब पाइप लगी रहती है तो क्या बोलते हैं, हमारे को हर 15 दिन में क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके उसको चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन सीआईसी के द्वारा हमारे को उसको फिर चेंज करवाने का कोई झंझट नहीं होता। हमें एक बार सीआईसी जब आ जाती है तो हम खुद से ही पेशाब अपने सीआईसी के द्वारा हम अपने आप से पेशाब कर सकते हैं। उसके उससे हमारे को काफी प्रॉफिट मतलब काफी चीजें फायदेमंद रहती है कि जिससे कोई हमारे को दिक्कत नहीं होती है। और विदाउट जब तक पाइप पड़ी रहती है उससे हमारे को काफी दिक्कतें रहती है कि हम क्या बोलते हैं, हर 15 दिन बाद डॉक्टर से जाके चेंज करवाएं, या कोई बीच बीच में रुक गई तो हमारे को फिर 15 दिन क्या 2 दिन में, या अगर जैसे रुक गई 1 दिन बाद तो फिर हमें चेंज कराना पड़ता है। ऐसा कोई झंझट नहीं रहता, सीआईसी से हम आराम से टॉयलेट कर सकते हैं। और इससे आपके आत्मविश्वास और दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा है और दूसरों की नजरिया से क्या मतलब चेंज हुआ है आपको लगता है। मैम, क्या होता है कि ये सीआईसी के बारे में जब पाइप पड़ी रहती है तो दुनिया को पता रहता है कि इनको पेशाब की दिक्कत है। लेकिन जब सीआईसी का हमारे को जब आ जाती है तो सीआईसी से बाहरी नजरिए के लोगों को नहीं पता लगता कि उनको पेशाब की दिक्कत है। इससे काफी हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ता है कि लोगों को हमारे प्रति घृणा जैसी वो नहीं लगती है। इससे हमारे को काफी आत्मविश्वास होता है। अब मुझे बताइए कि ठीक है सर। चोट लगने के बाद आपके रिश्ते किस तरह से बदले हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। सर, इसमें तो जमीन आसमान का सर आ गया। पहले और अब में, पहले जो रिश्तेदार, मैं पहले एक रिश्तेदार नातेदारों से शुरू करता हूँ। रिश्तेदार नातेदार पहले दूसरी निगाहों से देखते थे, अब दूसरी निगाहों से देखते हैं। हम्म। और परिवार के भी लोग पहले दूसरी निगाहों से देखते थे, अब दूसरी निगाहों से देखते। पहले लोग देखते थे कि ये आदमी आपकी मतलब सामने वाले को हर काम करके दे सकता है। अब उनको लगता है कि मेरी मदद बिना ये आदमी अब कुछ नहीं कर सकता। नातेदार रिश्तेदार तो बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, और जो घर वाले हैं वो उनके सहारे हम हो जाते हैं। हम जी। वो हमारे सहारे नहीं रह जाते, हम उनके सहारे हो जाते हैं। तो आपके इसमें आपकी पत्नी और बच्चों का कितना साथ रहा है, और उनके साथ आपका रिश्ता किस तरह से बदला है? कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है, क्योंकि आपका जैसे पहले रिश्ता नहीं रहा होगा, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते होंगे एक तरह से मानिए, और अभी उन सबकी जिंदगी भी आपके वजह से, आपके इस दिक्कत की वजह से उन सबकी जिंदगियों में भी बदलाव आए होंगे। तो क्या इससे बहुत आपके ज्यादा रिश्ते, है। हाँ, क्या इससे आपके रिश्तों में कुछ अंतर आया है या ये और बेहतर हुए हैं? सर, पहले से बहुत ज्यादा अंतर आया है। पहले रिश्ते दूसरे थे सबके, और अब सबको मेरे से काफी लगाव बढ़ता गया है, क्योंकि इसके बाद उनको मेरे साथ रहने का ज्यादा टाइम मिलने लगा। क्या आपको ऐसा कुछ रहा है कि किसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपके इन 2 सालों में आपकी बहुत मदद करी है, आपकी और आपके परिवार की? ऐसे कोई इंसान है? हाँ सर, मेरा लड़का है जिसको मुझे उम्मीद नहीं थी। आज 14 साल में भी मुझे वो हर जगह ले जाना लाना, लैट्रिन बाथरूम सब चीज वो मेरी मदद करता है। चलो, वाइफ से तो सभी उम्मीद करते हैं कि बीवी तो चलो साथ देगी ही देगी, लेकिन मेरे को अपने बेटे से जो उम्मीद नहीं थी इतनी छोटी सी उम्र में, उसने सारी हेल्प मेरे को की। इसलिए बहुत ज्यादा वो रहा है। बाकी बाहर वालों ने किसी ने कोई वो नहीं रहा। ये तो आपकी ही अपब्रिंगिंग, मतलब आपने जो उन्हें बड़ा किया है और संस्कार दिए उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ उम्र से पहले बच्चों को बड़ा कर ले जाते हैं, ये किसी किसी का होता है सर। ऐसे नहीं होता है कि हम भी थे सर लाइफ में, हमने भी अब नहीं 14 साल की उम्र में कुछ जाना, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ के संभालना ले जाना किया, तो कुछ अंदर आ गया है सर। आपका अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ जो आपकी अलग एक जिंदगी, मतलब परिवार से अलग एक दोस्तों के साथ जो जिंदगी होती है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? सर, वो दोस्तों के साथ और अब में बहुत अंतर आ गया है। दोस्तें पहले सब साथ रहते थे, घूमना फिरना, जो हम बातें कर पाते थे वो लाइफ में बातें अब नहीं हो पाती है। क्योंकि दोस्त कुछ तो
नेगेटिव देखने लग जाते हैं, और कुछ जो पॉजिटिव देखते हैं, दोस्त पॉजिटिव देखते हैं, वो तरस की निगाहों से देखते हैं। तो कुछ अलग सा फीलिंग आने के कारण से मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि बात नहीं हो पाती, वो दोस्तों से फिर वो थोड़ा सा हटाव हो जाता है सर। आप अगर एक मैसेज देना चाहे पूरे समाज को कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित जो लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, इन लोगों से जब मिला मिला जुला जाता है, जब मिलते हैं ऐसे मरीजों से, तो कोई ऐसी चीजें जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम आपको पहली बार मिल रहे हैं और हमें आपकी इस दिक्कत के बारे में, वैसे तो लोगों में जानकारी हम्म। फैलनी चाहिए इस चीज के बारे में, लेकिन सबको नहीं पता होता है ये कि ऐसी कोई चोट हो तो फिर इंसान क्या क्या चीजों से जूझता है और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो क्या आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीजों के साथ जब मिले, जब बात करे, तो वो क्या चीजें अपने मन में कुछ सोचे? मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जानकारी, ये पेशेंट चल नहीं पाता या हाथ नहीं हिला पाता, तो उस पेशेंट को उस चीज को ना दिखाएं कि वो ये चीज नहीं कर पाता। उससे कोशिश करें कि आप उसको एग्रेसिव करें कि वो ये चीज करने की कोशिश करे, उसको मतलब एहसास दिलाएं कि आप यार बच्चे परेशान ना हो, आप कुछ दिन बाद चलने लग जाएंगे, आप ये चीजें करने लग जाएंगे। उनके मतलब उनके मन में विश्वास बढ़ाने की बातें करें, नहीं पुरानी बातें उसको याद ना दिला के उसको एग्रेसिव करे कि वो किसी तरह आगे बढ़ते जाए लाइफ में, पीछे मतलब ना उनको हटे। आगे बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित करे, और जो कमियां हैं उनको बार बार ना, जो कमियां हैं उनके बारे में बात ना करे, बल्कि जो और किया जा सकता है उसके बारे में बात करे। हाँ, कमी ना बता के उसको सिर्फ ये बताए कि वो आगे कैसे बढ़ सकता है। कमी है तो उसको खुद को ही पता है कि मेरे अंदर कमी, अगर उसी के बारे में सोचेगा तो वो उसी कमी को दूर करने के चक्कर में पड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उसको सिर्फ आगे का बताएंगे तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कमी के बारे में सोचना बंद कर देगा, वो अपने आप कमी खत्म होने लग जाएगी। ठीक, एकदम सही कहा आपने। ठीक है, अब अगले कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो चोट ठीक लगने है के पहले आप क्या काम करते थे? आपका पेशा क्या था? इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर, मैं चोट लगने से पहले फील्ड में कॉस्मेटिक और हेयर ऑयल की सप्लाई का काम करता था। मैं फील्ड वर्क करता था कि शॉपकीपर दुकानदारों को माल सप्लाई किया करता था। ओके, तो इसमें आपका काफी चलना फिरना, गाड़ी से ट्रैवल करना, ये सब काफी और होता होगा। मेरा मेरा दिन भर ही ड्राइविंग पे ही रहना काम था, मतलब मैं मोटरसाइकिल लगभग लगभग 70-80 किलोमीटर डेली मुझे चलाना रहता था, फील्ड का ही काम ज्यादा था। हम्म, ओके। और अभी जैसे अब आपकी चोट होने के बाद आपका पूरा पुनर्वास की प्रक्रिया, देखिए पुनर्वास की प्रक्रिया तो जिंदगी भर चलती है, ठीक है? तो चलेगी। अभी आप, यस। जिंदगी भर चलती है, तो आपकी क्या स्टोरी रही है, आपकी क्या कहानी रही है कि आप किस तरह से काम में वापस गए हैं? आपने क्या सोचा कि अब मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, और आप कैसे पहुंचे हैं? आप अभी क्या करते हैं वो बताइए हमें, और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, किन कठिनाइयों से जूझ के पहुंचे हैं, ये अभी हमें थोड़ा विस्तार में बताइएगा। सर, तो मैं फील्ड का काम करता था, लेकिन उसके बाद जब मैं गिरा, गिरना पूरी ही जिंदगी, तो एक वक्त तो लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कि मैं ना के बराबर हूँ। फिर धीमे 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 मेरी उम्मीद जगी, उम्मीद जगने के बाद धीमे धीमे जब मैं बैठना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि अब जिंदगी भर बैठ के ही मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, चलने फिरने वाला काम तो मेरे को भूलना पड़ेगा। जो मैं फील्ड का वर्क था वो सब मुझे अब हटाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बैठ के एक शॉपकीपर मैंने खोला, दुकान खोली। दुकान पे मैं पहले बैठना शुरू किया कि मैं बैठ के किसी एक लेबर को रख के धीमे धीमे काम चलवाना शुरू किया, कि काम चले, लेबर काम करे, मैं सिर्फ पैसे काट पाऊं। उसमें क्या बोलते हैं, फिर उस दुकान पे बैठ के जिंदगी और बच्चों का जीवन चलाने के लिए और पेट के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती कि अगर आदमी ये सोच ले कि अब मैं गिर गया, मेरे को जिंदगी भर वो रहेगा, तो नहीं हो पाता है। तो धीमे धीमे सोच के उसको कठिनाइयों को करके पहले बैठना शुरू किया। बैठने के बाद अब किसी चीज के सहारे से धीमे धीमे मैं अब सामान निकाल के देने भी लग गया। तो अब मैं शॉपकीपिंग का ही काम कर पाता हूँ। उसके अलावा मतलब ये अपना स्टॉल जो लगाता हूँ मोमोज फिंगर का, उसको चला पाता हूँ। उसको अब धीमे धीमे चला रहा हूँ। ओके, बढ़िया।
और मतलब काफी बदलाव आया है आपके पहले के काम में और अभी के काम में। आपके शरीर के, जिस तरह आपका शरीर अभी कम काम कर रहा है, जैसे अलग तरीके से काम करता है आपका शरीर अभी, तो उसकी वजह से आपके काम में काफी बदलाव आया, मतलब पूरी तरह ही परिवर्तन आया। पहले कुछ और करते थे, अभी कुछ और करते हैं। जमीन और आसमान का अंतर। आपको लगता है कि बाकी लोगों ने आपको अभी की आपकी स्थिति के कारण आपको थोड़ा कम सोचा है, कि नॉर्मल लोगों से कम आपसे उम्मीद रखी है, या ऐसे किसी ने सोचा है कि नहीं इनसे नहीं हो पाएगा, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है? ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा अगर हुआ है, किसी ने बोला है, तो आपको कैसे लगा है ये सुन के? नहीं सर, ऐसा क्योंकि अब बहुत लगता है कि कई चीजें होती हैं जो लोग कहते हैं ये कभी चल नहीं पाएगा या ये कभी उठ के सामान नहीं दे पाएगा। तो वो चीजों में फीलिंग आती है। फिर मन में आता है कि क्यों नहीं यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, इसको कोशिश करता हूँ। कुछ कठिनाइयां बहुत सारी आती हैं कि कोई चीजें को निकालने करने में और उस वक्त में इस वक्त में अंतर है। तो वो चीजें नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ। कभी सफलता मिलती है, कभी कभी विफल ही रह जाता हूँ, लेकिन ये लाइफ में सर उतार मिलता रहता है। ये तो सभी के साथ रहता है, ये तो कोई मरीज हो, किसी बीमारी से जूझ रहा हो या ना जूझ रहा हो, उतार चढ़ाव तो सभी के इसमें होने ही वाले हैं। और रहता है सर। ऐसी कौन सी मतलब चीजें हैं कि आपको ऐसे लोगों से भी सहारा मिला है? जैसे आपकी शॉप है, वहां पे कोई और काम करता था, आप मैनेज करते थे उसे, हाँ तो हाँ उन लोगों से आपको काफी मदद हुई होगी। सर, जिसके सहारे मैंने ये काम शुरू किया था उसने तो मुझे आधे रास्ते में धोखा दे दिया था। लेबर था, लेबर रुकी नहीं, वो चली गई। तो इसमें मेरा सहयोग देने के लिए मेरी वाइफ ने बहुत मदद करी, जिसके कारण से मैं बहुत अभी तक ये कर पाया। अगर वो ना रहती, उन्होंने उसकी जगह पे अपने आप को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद सारा स्टेबल अपने ऊपर लिया। लेने के बाद उन्होंने फिर धीमे 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 मुझे हौसला दिया कि अगर आप कोशिश करते हो तो आप निकाल लोगे, घबराओ मत। मैं घबराता था कई चीजों से। उसने हिम्मत बढ़ाई, तो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ करके मैं उसको फिर अब अपने आप ही चलाने लग गया हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए? या जैसे मान लो आपको एक मौका मिले कि आप बड़ी कंपनियों से या किसी से बात करें, कि आपके जैसे और भी जो लोग होंगे जिनको दिक्कत हुई है, कि पहले जो वो काम करते थे अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों के लिए और काम की मतलब अपॉर्चुनिटीज बने, या दूसरी जगहों पर इनको और मौका दिया जाए लोगों को। हम सब, मैं बड़ी कंपनियों से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हम पहले जैसे वर्क्स तो नहीं कर सकते जो आपके कंपनियों में लगे हैं, उन जैसे वर्क्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो काबिलियत है, आप उसके हिसाब से हमारे को अगर आप जॉब देते हैं तो हम उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो काबिल आदमी कर रहा है उससे हम बेहतर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उससे कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर काम करके कंपनियों को हम फायदा दे सके। इसलिए हमारे जैसे लोगों को कुछ ना कुछ आपको जॉब के लिए इनवाइट करना चाहिए। बहुत इससे सही कहा हमारा आपने। हौसला बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है हमारा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, और आप बेहतर की दिशा में ही जाएंगे। और इस तरह से आपकी काबिलियत, हर इंसान की काबिलियत के हिसाब से उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। ये आपने एकदम सही कहा है। जी, चोट लगने के पहले आपकी जिंदगी से अब मतलब क्या उम्मीदें थी अपने काम को और अपने करियर को लेकर, और अभी वो किस तरह से शिफ्ट हुई है या बदल गई है? कि पहले किसी दिशा में चल रही थी, अब थोड़ी बदल गई होगी। आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या करते हुए देखते हैं अभी? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सर, पहले की जो उम्मीदें थी वो तो सपना बुरी तरह है सर। कि जो हमने सपना देखा था कि हम अपने बदौलत इतने काबिल होंगे कि बच्चों को हम अपने मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन अब वो चीज तो टूट गई सर। अब हमारे को कुछ बच्चों के सहारे ही हम कुछ कर पा रहे हैं। अब वो सपना तो सब बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि जो हम सोचते हैं कि हम अगर हम फील्ड वर्क करते तो हम बच्चों के लिए भविष्य बना दिए होते, बच्चे अपने काबिल हो जाते, हम भी किसी काबिल होते कि अपनी बुढ़ापी में अपना आपको सहारा मांगने की जगह हम सहारा दे सकते। लेकिन इस लाइफ के बाद इंसान को सहारा लेना ही पड़ जाता है। बिना सहारे जिंदगी कटना बहुत मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है। नहीं, है। आपने बिल्कुल एकदम हो जाती सही है। कहा। और मैं चाहता हूँ कि हमें जो भी लोग अभी इस समय सुन रहे हैं आपकी इस
जो पूरी जो आपकी जर्नी रही है 2 साल की, इसके बारे में जो भी लोग सुन रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि आपको जब दिक्कत हुई थी तो पहले 1 महीने में आपकी किस तरह क्या हालत थी और आज आपकी क्या है, शॉर्ट में बताना है। मतलब कि उस टाइम पे आप क्या क्या नहीं कर पाते थे और आज आप क्या क्या कर पा रहे हैं, ये बताइए। सर मैं उस वक्त तो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता जब मैं गिरा था। उसके बाद मेरे नीचे का पूरा अंग एक तरह काम करना बिल्कुल खत्म हो चुका था, सुन्न हो चुका था, कुछ भी काम नहीं कर पाता। अब मैं किसी भी चीज के सहारे हर काम को मैं कर सकता हूँ, जैसे नहाना, लैट्रिन, बाथरूम नहीं लेकिन लैट्रिन, और कहीं कोई चीज आना जाना सहारे से आना जाना, किसी के पीछे बैठ के ट्रैवल करना, मैं हर कई काम कर पाता हूँ। लेकिन जब शुरुआत के में कुछ भी जीरो था कि मैं अपने आप पलटी भी मतलब पलट भी तरफ से दूसरी तरफ अपने आप हो पाऊँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आप पहले लगभग बिस्तर में ही थे, बिल्कुल भी पैरों में ताकत ना होना, यस। सुनपन होना, पेशाब लैट्रिन की दिक्कतें होना, और इन सब चीजों का किसी ना किसी तरीके से आपके इस पूरे पुनर्वास की प्रक्रिया में उपाय निकलते गए हैं और आप आगे अपने जीवन में बढ़ते गए हैं। आपको अभी इस 2 साल की जो ये इस बीमारी की प्रक्रिया में आपको सबसे बड़ी बाधाएं, आपको एक स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन जिंदगी जीने में क्या दिक्कत आई है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताएं। तो सबसे बड़ी दिक्कतें आती है कि जैसे कहीं पे हमारे को चढ़ मतलब बाहर जाने के बाद लैट्रिन बाथरूम मतलब क्या बोलते हैं, ये ना होने का, टॉयलेट्स ना होने के कारण से, और कहीं ज्यादा चढ़ाव रहता है, जैसे बस पे यात्रा करनी है या ट्रेन पे यात्रा करनी होती है तो उन पे दिक्कत होती है। तो इन सब चीज के बारे में काफी दिक्कतें आती है कि हम ये होना चाहिए कि समाज भी कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, जिससे हम सबको ज्यादा दूर की यात्रा ना करनी पड़े। दूसरा, थोड़ा सा मदद रहे कि जो विकलांग रहते हैं वो किसी तरह ट्रेवल्स कर पाए आराम से। ये सब चीजों में काफी बाधाएं आती है। अभी जो हालांकि सरकार ने जो भी सुविधाएं दे रखी है सार्वजनिक स्थल पे, आप कहाँ अपने आप को देखते हो कि आप अलग महसूस करते हो, मतलब छूटा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है कि जैसे ये चीज आपके लिए है ही नहीं। जो अभी हाल फिलहाल के जो करंटली जो चीजें, बिल्डिंग या कुछ भी जो बना हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ये सब, इस सब के बारे में बताना है कि आपको कहाँ। सर अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई है ये, या गवर्नमेंट की कई चीजें हमारे सबके लिए दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को गवर्नमेंट ने नहीं दिया कुछ भी, हमारे लिए गवर्नमेंट ने सोचा है, लेकिन जितना और बेहतर वो कर सकते हैं उतना बेहतर अभी उन्होंने हमारे सबके लायक नहीं किया है। क्योंकि जैसे ट्रेवल्स करना हो तो हर जगह हमारे सबके लिए चढ़ाव के लिए दिक्कत है कि सीधी चढ़ाव नहीं हो सकती। हमारे को 3 सीढ़ी या 4 सीढ़ी किसी तरह पकड़ के हम चढ़ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कुछ चीजों में है जिसमें हमारे को यात्रा में दिक्कत हुई, और फिजिकली कई चीजों में उनके सुधार हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए जितनी वो उसमें अभी बहुत दिक्कत है कि विकलांगों के लिए कुछ ही चीजें हैं, सारी चीजों में वो नहीं चढ़ सकते हैं। आपको कोई सरकारी ऐसी योजनाएं पता है, किसी योजना का नाम पता है आपको। सर एक तो विकलांग पेंशन योजना पता है, जो विकलांगों को दी जाती है। और दूसरी, ट्रेवल्स में उनको छूट दी जाती है, इसके बारे में पता है। बस इसके इन्हीं दो की नॉलेज है मेरे। आपको लगता है ये कितनी सफल है, कितनी मददगार है किसी इस तरह के मरीज के लिए ये योजनाएं, और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको कैसे सुधार करा जा सकता है, या सरकार उसके बारे में कुछ सोच सकती है कि क्या 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 हमें इसमें सुधार करना है। सर पहले तो उनको गवर्नमेंट को, जैसे ये पेशेंट्स होते हैं, उनको किसी की मतलब मोबाइल के ही माध्यम से उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें हर पेशेंट्स को नहीं पता होती है कि हमारे को गवर्नमेंट ने ये चीजें दी हैं, गवर्नमेंट ने हमारे को ये भी दे रखी है। 90% पेशेंटों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे को उन गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या योजनाएं दे रखी हैं। अगर आपको 5 मिनट दिए जाए किसी योजना बनाने वाले अधिकारी के साथ, तो आप उसमें किस चीज की सबसे पहले प्राथमिकता रखना पसंद करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या बोलेंगे, किस चीज को आपको प्राथमिकता ज्यादा से। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन अधिकारियों से कहूंगा कि वो अपने मरीजों को सारी योजनाओं के बारे में पहले बताएं। उसके बाद
उनके लिए मतलब मैं सारी योजनाएं बताएं कि अधिकारी पहले डायरेक्ट कांटेक्ट करके या क्या बोलते हैं मैसेज के द्वारा उनको पहले योजनाओं के बारे में बताएं। योजना के अलावा उनके लिए जितनी बेहतरीन चीजें हो सकती है, जैसे रोजगार हुआ, यात्रा में आसान सुविधाएं हुई, मेडिकल सुविधा हुई, वो ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करें। तो लोगों में क्या बदलाव ऐसा हो इस तरह के मरीज के को देखने के नजरिए में, और ये वो जो समाज है वो क्या कर सकता है अपने नजरिए में क्या बदलाव कर सकता है, उसको एक अन्य बीमारी की तरह देखे या कुछ उसके लिए अलग करे, ऐसा क्या समाज सोच सकता है? सर, ये बीमारी सब चीजों से हटके होती है। इस बीमारी मतलब जैसे किसी का हाथ पैर टूटना या किसी को छाती में मतलब को अलग बीमारियां, और इस बीमारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसमें आदमी का आत्मविश्वास बढ़ाने से हो सकता है, उसमें दवाइयों और मेडिसिन से सही हो सकता है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने से सही हो सकता है। यही समाज को करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोग उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सके, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है कि लोगों को आपकी जिंदगी के बारे में, मतलब ऐसे नहीं, जो इस तरह के मरीज की जिंदगी जो हो जाती है उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या समझना चाहिए, या उसके बारे में कैसा रवैया रखना चाहिए? सर, उनके बारे में अच्छा रवैया रखना चाहिए। उनको हर चीज के लिए बढ़ाने बढ़ावा देता रहना चाहिए। और मीडिया के लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि इन पेशेंटों के बारे में ज्यादा से ज्यादा छापे कि ये थोड़े अलग होते हैं, इनसे और लोगों को भी जानकारी दें कि ये मरीज और क्या बोलते हैं अदर अदर बीमारी में अंतर है। मीडिया अगर छापेगी तो लोगों को पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा तो उन पेशेंटों को सामने वाले का नजरिया बदलता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी कई कई लोगों को अभी नहीं पता कि ये बीमारी स्पाइनल कॉर्ड बीमारी और ये अदर बीमारी अलग है। उनको एक जैसी ही बीमारी लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका रहता है कि इतने साल हो गए आप सही क्यों नहीं हुए। तो मीडिया जब बताएगी कि इसमें काफी टाइम लगता है, इसमें मरीज को काफी चीजें होती है, तभी वो मरीज को अदर पर्सन को पता लगेगा कि इस मरीज के साथ ये सवाल नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक सवाल है कि आज अगर मान लीजिए किसी को ये चोट होती है, कि अभी इस समय हाँ कोई सर। नया ऐसा इंसान है जिसको रीढ़ की हड्डी की चोट होती है, उसके कारण उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट होती है, जिसके कारण इनके पैरों में या हाथ में कमजोरी आए, उन लोगों के लिए आप इस समय क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैंने ये सीखा है कि इसमें आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। इसमें समय बहुत लगता है, लेकिन आत्मविश्वास अगर टूट गया तो इसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अगर आत्मविश्वास बनाए, धीमे 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 आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। बहुत बढ़िया। ये आई थिंक ये नए मरीजों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मरीज खुद नहीं चाहता है तब तक उनका प्रोग्रेस रुका कुछ भी रहेगा। नहीं। ये आपसे बात करके, आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत और चर्चा करके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमें लगता है कि ये सब सुन के बाकी मरीजों को ज़रूर एक प्रोत्साहन महसूस होगा, और उनको अपने आगे के जीवन के लिए आपकी सीखी हुई और आपके अनुभव की जो चीज़ें हैं, इन सब से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पुनर्वास है वो इसी तरह आगे चलता रहे, बढ़िया से आप इसी तरह एक पॉजिटिव नज़रिए से आगे देखते रहे अपनी ज़िंदगी की तरफ, और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। नमस्कार सर।